हरिहर घर के बाहर बड़ी बेचैनी से टहल रहा है क्योंकि उसकी बीवी घर के अंदर दर्द से तड़प रही है। उसकी बीवी बिमला पेट से है और कमरे के अंदर उसकी डिलीवरी हो रही है। कमरे के अंदर सिर्फ दाई माँ और गांव की 2 औरतें मौजूद हैं। हरिहर बहुत टेंशन में है। ना जाने क्या होगा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। अगर कुछ बुरा हुआ तो। तभी कमरे के अंदर से छोटी बच्चियों के रोने की आवाज आती है। हरिहर और बिमला को 2 जुड़वा बेटियां होती हैं। हरिहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कब से एक बेटी चाहता था। आखिरकार उसका सपना आज पूरा हुआ। उसने खुशी से रोते हुए दोनों बेटियों को गोद में लिया और कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, वो भी 2-2। आज मैं धन्य हो गया। बिमला भी बहुत ज्यादा खुश है। वो दोनों बेटियों का नाम रखती है लक्ष्मी और सरस्वती। लक्ष्मी और सरस्वती के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान सी रहती है, जैसे कि इस घर में जन्म लेकर दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती में बहुत प्यार है। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक ही साथ सोते भी हैं। दोनों के बीच में जैसे कोई अटूट रिश्ता हो। माँ, मैं सरस्वती से बिछड़ नहीं सकती। हम जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, ससुराल भी एक साथ जाएंगे। सरस्वती भी रोते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं भी लक्ष्मी के अलावा नहीं रह सकती। मेरी बहन ही मेरी सब कुछ है। हम दोनों अलग नहीं हो सकते। लक्ष्मी और सरस्वती बड़े होने लगते हैं। चारों एक हंसता खेलता परिवार बन जाते हैं। उनको लगता है कि अभी कोई भी दुख दर्द उन लोगों को हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन लोगों की जिंदगी में इतना ज्यादा दुख आने वाला है। 20 साल बीत जाते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती जवान हो जाते हैं। उन लोगों की शादी की उम्र हो जाती है, मगर अभी भी दोनों पूरा दिन खेलते कूदते रहते हैं। गांव के पास एक छोटा सा जंगल है। दोनों उस जंगल में जाकर समय बिताते हैं, पेड़ों से फल तोड़कर खाते हैं और दोपहर को जंगल के उस पार खेत में हरिहर के लिए खाना लेकर जाते हैं। एक दिन हरिहर खेत में काम कर रहा है। इतने में एक मजदूर उसके पास आता है और हरिहर से कहता है, क्या रे हरिहर, तेरी बेटियां तो शादी के लायक हो गई है। कब करवाएगा उन दोनों की शादी? वही मैं हर रोज सोचता हूँ भाई। तभी वहाँ पर लक्ष्मी और सरस्वती खाना लेकर आ जाते हैं। ये लीजिए पिताजी आपका खाना। काका, आप भी आइए ना, बहुत खाना है। वाह हरिहर वाह, कितनी अच्छी लड़कियां हैं रे तेरी। इन दोनों की शादी तो बहुत अच्छे परिवारों में होगी। परिवारों में नहीं काका, परिवार में। हम दोनों एक ही घर में शादी करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। मैं सरस्वती के बिना एक दिन भी नहीं रहूंगी। हाँ, मैं भी लक्ष्मी के बिना नहीं रहूंगी। अब बताओ कैसे मिलेंगे लड़के? हाँ, एक ही घर में दोनों की शादी कैसे करवाऊं? हाँ, मुश्किल की बात तो है, लेकिन तू चिंता मत कर हरिहर। मेरी जान पहचान की एक रिश्तेदार है जानकी। उसके 2 बेटे हैं, वो दोनों भी शादी के लायक ही है। अगर तू बोलेगा तो मैं बात करके देख सकता हूँ। अरे अरे, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आप बात करो। हरिहर खुश होता है। कुछ दिनों बाद उनके घर में लक्ष्मी और सरस्वती के लिए रिश्ता आता है। जानकी अपने दोनों बेटे के साथ उनके घर चली आती है। हरिहर और बिमला उन तीनों को बिठाकर खिलाते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती जानकी को बहुत पसंद आते हैं। जानकी बड़ी खुशी से बिमला से कहती है, आपकी बेटियां तो बहुत ही खूबसूरत हैं और साथ ही साथ कितनी संस्कारी भी। हमें तो दोनों बहुत पसंद आए। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। आपके मुंह से ये बात सुनकर हम धन्य हो गए। तो अब हम दहेज के बारे में बात कर लें? नहीं नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज लेना या देना तो कानूनी तौर पर जुर्म है। हरिहर की जान में जान आती है, क्योंकि उसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। उन लोगों की शादी तय हो जाती है। लक्ष्मी और सरस्वती ये सोचकर खुश होते हैं कि दोनों की शादी एक ही दिन में एक ही घर में होगी। शादी का इंतजाम किया जाता है। लक्ष्मी सरस्वती से कहती है, बहन, हम दोनों एक ही घर में जाएंगे और एक साथ रहेंगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, हम दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। दोनों बहुत खुश हुए। शादी का सारा इंतजाम हो गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया। शादी के दिन सुबह सभी शादी की रस्मों में व्यस्त हो गए और तभी एक आदमी आकर हरिहर को खेत में बुला कर ले गया। खेत में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये बोलकर हरिहर चला गया। यहाँ दोनों बहनें अपने पिता का इंतजार करते रहे, मगर दोपहर हो गई। बिमला ने चिंतित होकर कहा,
दोपहर हो गई, वो अभी तक नहीं आए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। माँ, मुझे पोटली में खाना बांध कर दे दो, मैं पिताजी को देकर आती हूँ। नहीं नहीं, आज तुम दोनों की शादी है। तो क्या हुआ माँ, इसीलिए तो और भी जाना चाहती हूँ। आज आखिरी बार पिताजी के लिए खाना लेकर जाना चाहती हूँ, मना मत कीजिए माँ। ये सुनकर बिमला राजी हो जाती है। लक्ष्मी और सरस्वती पोटली में खाना लेकर खेत की ओर बढ़ने लगते हैं। वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं और तभी लक्ष्मी गलती से एक सांप के ऊपर पैर रख देती है। वो सांप गुस्सा होकर लक्ष्मी को डस लेता है। लक्ष्मी दर्द से चिल्लाने लगती है, आह, बचाओ बचाओ, सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। सरस्वती दौड़कर आती है और घबरा कर कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे सांप ने डस लिया सरस्वती। आह, हे राम, अब मैं क्या करूं? तुझे तो अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। ये बोलकर सरस्वती लक्ष्मी को बहुत मुश्किल से कंधे पर उठाती है और अस्पताल की ओर चलने लगती है। जंगल से बाहर निकलते ही आसपास के लोग ये देख लेते हैं और सभी मिलकर लक्ष्मी को अस्पताल ले जाते हैं। लक्ष्मी की हालत बुरी से बदतर हो जाती है। अस्पताल में उसको एडमिट कर लिया जाता है और ये खबर मिलने के बाद बिमला और हरिहर दौड़कर अस्पताल आते हैं। हे राम, क्या हो गया मेरी बेटी को? शादी के दिन ये कैसा सत्यानाश हो गया। बिमला रोती रही, हरिहर चिंता में पड़ गया और उधर लक्ष्मी अपनी जान के लिए लड़ती रही, लेकिन वो हार गई। अस्पताल लाते लाते बहुत देर हो गई थी। लक्ष्मी चल बसी। ये खबर सुनने के बाद सब लोग रो पड़े। हरिहर भी रो पड़ा। हाय मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, ये क्या हो गया? मगर सबसे ज्यादा दुख सरस्वती को हुआ, क्योंकि इस दुनिया में लक्ष्मी ही उसकी सहेली थी। लक्ष्मी के साथ एक ही घर में जाने का सपना देख लिया था उसने। वो सिसक सिसक कर रोने लगी और इतने में वहां जानकी और उसके 2 बेटे आ गए। जानकी बिमला को संभालने लगी और उसके 2 बेटे हरिहर को, लेकिन सरस्वती को संभालने वाला कोई नहीं था। इतने में जानकी ने कहा, आज ही के दिन ऐसा हो गया, ये किसको पता था? आज शादी रोक देते हैं। तब अचानक से सरस्वती कह उठी, नहीं, ये शादी होगी, होकर ही रहेगी। हम दोनों की इच्छा थी कि हम एक साथ एक ही घर में जाएंगे। एक साथ दोनों की डोली तो नहीं जा पाई, इसीलिए मेरी डोली और लक्ष्मी की अर्थी एक साथ एक ही घर में जाएगी। नहीं तो मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर और किसी ने कुछ नहीं बोला। आज के दिन लक्ष्मी और सरस्वती की इच्छा पूरी करना बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी मान गए। हरिहर ने कहा, ठीक है, दोनों एक साथ ही एक घर में जाएंगे। उसके बाद मेरी लक्ष्मी बेटी का अंतिम संस्कार होगा। रात को सरस्वती आंखों में आंसू लेकर शादी के मंडप में बैठ गई। लक्ष्मी की बॉडी को थोड़ी दूर पर ही रखा गया। जानकी के छोटे बेटे के साथ सरस्वती की शादी हो गई और वो जाकर डोली में बैठ गई। 4 लोगों ने मिलकर डोली को उठाया और 4 लोगों ने मिलकर लक्ष्मी की अर्थी को कंधे पर उठाया और सब चलने लगे। बिमला की आंखों से जैसे आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने रोते हुए कहा, नसीब तो देखो, एक डोली चली और एक अर्थी चली। डोली और अर्थी एक दूसरे के साथ चलने लगी। लक्ष्मी और सरस्वती का बस शरीर अलग अलग था, लेकिन रूह तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। लक्ष्मी के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आई और सरस्वती की तरफ देखकर बात करने लगी। बहन, मैं जा रही हूँ बहन, सबको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। लक्ष्मी की आत्मा को और कोई सुन न सका, बस सरस्वती को वो बात सुनाई थी। ये सुनकर सरस्वती और ज्यादा रोने लगी। उसकी आंखों से जैसे आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने रोते हुए कहा, दीदी, अब क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, ऐसी ही बात हुई थी ना। रो मत बहन, यही तो जिंदगी है। जब जब एक की डोली उठती है, तब तब एक की अर्थी भी उठती है। तुझे शादी मुबारक हो बहन, अच्छे से रहना। मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, मुझे पता है तू जिंदगी में बहुत खुश रहेगी। मैं जा रही हूँ बहन, मैं जा रही हूँ। ऐसे ही रोते रुलाते हुए डोली और अर्थी जानकी के घर पहुंच गई। लक्ष्मी की आखिरी इच्छा पूरी हुई। इसके बाद लक्ष्मी का अंतिम संस्कार किया गया। सभी ने आंसुओं से उसे विदा किया और इसके बाद सरस्वती ने लक्ष्मी की यादों को मन में लेकर ससुराल में घर बसाना शुरू किया। यही जीवन का सत्य है, हमेशा के लिए कोई रहता नहीं, सभी चले जाते हैं। जब जब एक डोली कंधे पर उठती है, तब तब एक अर्थी भी कंधे पर उठती है।
इस सत्य को मान लेना ही जीवन है। रुक जा कलमुही, मेरी बीवी को खा गई तू, अभी तुझे ऊपर भेजता हूँ। ये बोलकर राजीव एक चाकू निकालता है और मालती की तरफ बढ़ने लगता है। मालती डर के मारे चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मगर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता। क्या आज राजीव उसे मार ही डालेगा? आखिर क्यों राजीव मालती को मारना चाहता है? इसमें दोष किसका है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मालती गांव की एक भोली भाली लड़की है। उसका परिवार गरीब है, इसलिए मालती मुर्गी पालती है। उसके पास अभी 10 मुर्गियां हैं। वो दिन भर मुर्गियों का ख्याल रखती है, उनको खिलाती है। मुर्गियां अंडे देती है और उसे ही बेचकर घर चलता है। उसे मुर्गियों से बहुत लगाव है, इतना कि वो मुर्गियों को बिस्तर पर लेकर ही सोती है। गांव वाले उसके पास अंडा खरीदने के लिए आते हैं। मालती, ए मालती, मुझे 4 अंडा दे जल्दी से। अभी देती हूँ चाची। ये बोलकर मालती मुर्गियों के पास जाती है और देखती है कि मुर्गियों ने कितने अंडे दिए हैं। वो हर एक मुर्गी को एक नाम से पुकारती है। बसंती, ए बसंती, आज कितने अंडे दिए रे तूने? सिर्फ 2। ऐसे कैसे चलेगा रे बसंती? ज्यादा से ज्यादा अंडा देगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, है ना? ये देखकर वो औरत हंसती है। मालती, तू तो बड़ी हो गई है ना, अभी भी बच्चों की तरह इन मुर्गियों से बातें करती है। ये लोग ही तो मेरे दोस्त हैं चाची, इन लोगों के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। अच्छा, तो तेरी शादी के बाद क्या होगा? तब तो इन लोगों के बिना ही रहना पड़ेगा ना? नहीं चाची, मैं तो इन लोगों को साथ लेकर जाऊंगी, वरना शादी ही नहीं करूंगी। पागल कहीं की। वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। उसे लगता है कि मालती मजाक कर रही है, लेकिन मालती सच बोल रही है। वो सच में इन मुर्गियों के अलावा नहीं रह सकती है। उस तरफ शहर में राजीव नाम का एक लड़का अपनी माँ से बात कर रहा है। माँ, मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ। ये सुनकर उसकी माँ जानकी कहती है, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम लोगों की कुंडली मिलानी पड़ेगी, तभी तो होगी ये शादी। एक काम कर बेटा, तू पल्लवी की कुंडली मांग कर ला। राजीव पल्लवी को कुंडली लाने के लिए कहता है। अगले दिन पल्लवी अपनी कुंडली लेकर राजीव के घर पहुंच जाती है। पंडित जी पल्लवी और राजीव दोनों की कुंडली मिलाते हैं। पंडित जी के सर पर चिंता की रेखाएं दिखाई देती हैं। क्या हुआ पंडित जी, आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? लड़की की कुंडली तो बिल्कुल ठीक है, मगर लड़के की कुंडली में दोष है। पहली शादी जिससे भी होगी वो मर जाएगी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी पल्लवी कहती है, तो फिर पहले पेड़ के साथ शादी करके दोष से मुक्ति तो मिल सकती है ना पंडित जी? नहीं, पेड़ के साथ शादी नहीं हो सकती। अगर पेड़ के साथ शादी हुई तो ये लड़का ही मर जाएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रुकिए माँ जी, पंडित जी, किसी इंसान के साथ पहले शादी हुई तो ये बच जाएंगे ना, उसके बाद तो और कोई दोष नहीं रहेगा? हाँ, तब कोई दोष नहीं रहेगा, केवल जिसके साथ शादी होगी वो मर जाएगी। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। ये बोलकर पल्लवी सबको प्लान बताती है। ये प्लान सबको बहुत पसंद आता है। अरे वाह पल्लवी, तुम तो बहुत समझदार हो। माँ, मेरे लिए गांव में लड़की ढूंढना शुरू कीजिए। अगले दिन जानकी गांव में राजीव के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और उन लोगों को मालती के बारे में पता चलता है। जानकी और राजीव एक दिन मालती को देखने के लिए जाते हैं। तब जानकी राजीव के कान में कहती है, बेटा, अगर शादी हो ही रही है तो क्यों न दहेज भी मांग लिया जाए, वो तो हमारे ही काम आएगा ना। हाँ माँ, ये आपने सही कहा। जानकी दहेज में 5 लाख रुपए मांगती है। मालती के पिता राजी हो जाते हैं। राजीव जानकी से कहता है कि वो इस लड़की के साथ एक ही गाड़ी में नहीं जाना चाहता, इसलिए जानकी मालती के पिता से बात करती है और मालती को ससुराल टांगे पर भेजने की बात होती है। कुछ ही दिन बाद शादी हो जाती है और मालती 10 मुर्गियां लेकर टांगे पर बैठ जाती है। जानकी मालती के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देती है और कहती है, ये लो, ये हमारे घर का पता है, शहर पहुंचने के बाद इसे खोलना। ये बोलकर जानकी और राजीव आगे गाड़ी पर निकल जाते हैं और मालती टांगे में चलने लगती है। मुर्गियां कभी भी टांगे पर नहीं चढ़ी, इसीलिए वो लोग बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। मालती उन लोगों को शांत करने की कोशिश करती है। चुप हो जाओ तुम लोग, चुप रहो। बसंती, ए बसंती, क्या हो रहा है?
ऐसे ही टांगा आगे बढ़ता है। टांगा शहर में प्रवेश करता है। तब मालती जानकी का दिया हुआ कागज का टुकड़ा खोलती है पता देखने के लिए, मगर वो देखती है कि उसमें लिखा हुआ है, बेवकूफ लड़की, तुझे हम यहाँ मारने के लिए लाए हैं। अरे ये क्या, इसमें तो पता नहीं है, इसमें ये सब क्या लिखा हुआ है, तो फिर क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? तभी टांगे का ड्राइवर मालती को उतर जाने के लिए कहता है। ए लड़की, मुझे यहीं तक लाने के लिए बोला गया था, उतर जा यहीं पे। मगर मैं कहाँ जाऊंगी, यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। वो मुझे क्या पता, मुझे यहीं तक लाने के लिए पैसे मिले हैं, मैं और नहीं जा सकता है? ये बोलकर वो ड्राइवर मालती को खींचकर नीचे उतार देता है, साथ में मुर्गियों को भी। उसके बाद वो टांगा लेकर चला जाता है। मालती को बहुत रोना आता है। वो अभी क्या करेगी, कहाँ जाएगी, उसे कुछ नहीं पता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? एक काम करती हूँ, आसपास किसी को पूछ कर देखती हूँ। ये बोलकर वो पास की एक दुकान में जाती है। भैया, क्या आपको पता है कि मेरा ससुराल कहाँ है? क्या तुम्हारा ससुराल क्या मैं जेब में लेकर घूमता हूँ? गवार कहीं की, शादी के जोड़े में मुर्गियाँ लेकर घूम रही है। जा भाग यहाँ से। ये बोलकर वो दुकानदार मालती को भगा देता है। मालती चली जाती है। ऐसे रास्ते में लोग उसे देखकर हंसते रहते हैं। मालती को बहुत शर्म आने लगती है। वो बस रास्ते के कोने में जाकर बैठ जाती है। हाय राम, ये लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मालती रोती रहती है। रोते रोते रात हो जाती है और मालती सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखती है कि रोज की तरह मुर्गियों ने अंडा दिया है। कुल मिलाकर 25 अंडे हुए हैं। बसंती, तुम लोगों ने अंडा तो दिया है, मगर इन अंडों का मैं क्या करूं? कच्चा तो नहीं खा सकती। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, ए लड़की, मुर्गियों का अंडा बेच रही है क्या? अंडा? हाँ हाँ बेचूंगी। ठीक है, मुझे 4 अंडे दे। हम अगर एक अंडे का 10 रुपए ही दूंगा, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। एक अंडे के 10 रुपए? मैं तो गांव में सिर्फ 4 रुपए में बेचती थी। मालती 4 अंडे बेच देती है। उससे जो पैसा मिलता है मालती उससे खाना खरीद कर खाती है। ऐसे ही उस दिन सारे अंडे बिक जाते हैं। उसके बाद वाले दिन और भी ज्यादा लोग आते हैं और अंडे खरीदते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मालती के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वो अपनी एक दुकान खोल लेती है और बहुत सारी मुर्गियाँ खरीदती है। ऐसे ही वो पैसे कमाने लगती है। उधर राजीव के साथ पल्लवी की शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद वाले दिन पल्लवी घर के बाहर निकलती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। राजीव बहुत रोता है। जानकी भी घबरा जाती है। वो लोग पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी कहते हैं, ये मामला पूरा उल्टा हो गया, क्योंकि इस लड़की के मन में पाप था और वो लड़की जिससे तुमने पहले शादी की थी उसका मन साफ है, इसलिए उसको पुण्य मिला है और श्राप से ये मरी है। ये सुनकर राजीव गुस्से में लाल हो जाता है। मतलब उस लड़की की वजह से मेरी पल्लवी गुजर गई है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर राजीव एक चाकू लेकर निकल जाता है। जानकी भी उसके साथ जाती है। पूरा शहर छान मारने के बाद वो दोनों मालती को ढूंढ लेते हैं। वो दोनों मालती के पास जाते हैं। ये क्या, आप लोग आज अचानक यहाँ? वाह, बड़ा दुकान बना लिया है तूने तो। रुक जा कलमुही, मेरी बीवी को खा गई तू, अभी तुझे ऊपर भेजता हूँ। ये बोलकर राजीव एक चाकू निकालता है और मालती की तरफ बढ़ने लगता है। मालती डर के मारे चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मगर कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। मगर तभी सारी मुर्गियाँ राजीव और जानकी के ऊपर छलांग लगाती है और दोनों को नाखून से घायल करने लगती है। अपने नुकीले होठों से दोनों की आंखों में वार करते हैं। वो लोग बचने के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मालती से सब कुछ सुनकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों अंधे हो जाते हैं। मालती को इंसाफ मिल जाता है। इसके बाद मालती अंडे बेचकर बहुत पैसे कमा लेती है और गांव लौटकर अपने माँ बाप का कर्जा चुका देती है और अपने माँ बाप को लेकर शहर चली आती है। ऐसे ही वो खुशी खुशी जीवन बिता देती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें